बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है C13 के हवाले से। हमारा जो है ना वो इसकी स्पेक्ट्रा की डिस्कशन है। इसमें भी ये एक जनरल चार्ट दिया हुआ है। sp3 सैचुरेटेड कार्बन की रेंज क्या है। ठीक है, 0 से लेकर 60 तक जा रहे हैं। फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं जो 40 से 65 तक दिए हुए हैं। फिर ये अल्काइन का हो गया, एल्कीन बेंजीन वो 65 से 175 तक है। फिर ये कार्बोनाइल वाले जो है वो 155 से 220 तक गए हुए हैं। तो ये एक तीन चार आप कह लें कि उसके सेक्शन बन जाते हैं C13 के जो शिफ्ट वैल्यूज हैं। इससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। ये थोड़ा सा स्कूल ने मुख्तलिफ कंपाउंड के हवाले से एक्सपेंड भी किया हुआ है, इसको भी आप सामने रख सकते हैं। अच्छा, इसमें C13 स्पेक्ट्रा में ना दो तीन चार टाइप्स के स्पेक्ट्रा बनते हैं। मसलन एक ये बनता है, ब्रॉड बैंड है, डेप्थ 90 है, डेप्थ 45, डेप्थ 135, 90 45 130 एंगल्स को के हवाले से होते हैं। अच्छा, इसमें ये आगे उसने फीचर्स भी लिख दिए कि जो ब्रॉड बैंड आपका C13 का स्पेक्ट्रा होता है उसमें सारी कार्बन आपकी शो हो रही होती हैं। यानी मिथाइल टाइप भी, मिथाइलिन भी, मिथाइन भी और क्वाटरनी कार्बन भी, ये सारी उसमें शो हो रही होती है। जो डेप्थ 45 है उसमें क्वाटरनी नहीं आती, बाकी सारी आ रही है। डेप्थ 90 में सिर्फ मिथाइन आती है, बाकी कोई नहीं आती। और डेप्थ 135 के अंदर आपके भी वो क्वार्टरली नहीं है, जिस तरह डेप्थ 45 है वैसे ही डेप्थ 135 है, लेकिन ये फर्क है 45 से। ये 45 में तीनों जो थे वो अपवर्ड डायरेक्शन में थे। जो 135 है उसमें जो CH2 है वो इन्वर्टेड होता है। जैसे ये देखें, ये डेप्थ 135 है, इसमें ये दो सिग्नल नीचे की तरफ है इन्वर्टेड, ये CH2 के हैं। ये है ना, एक 2 नंबर पे आपका, एक सॉरी एक 3 नंबर पे, एक 4 नंबर पे, दो CH2 वाले ही कार्बन जिसमें है, तो ये दो का ये डाउनवर्ड है। ठीक है। और 90 में सिर्फ CH आता है, और इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही CH है दूसरे नंबर पे, तो ये एक ही सिग्नल आया हो। 45 के अंदर सारे ही आए होंगे, ये एक दो तीन, ये अच्छा ये दोनों तो चूंकि एक ही एनवायरनमेंट में एक ही सिग्नल आएगा इसका, तो दो तीन चार और ये पांच, बस क्वार्टरली उसमें नहीं आना 45 के अंदर। देखो, और ब्रॉडबैंड जो उसके अंदर सारे ही आएंगे। इसमें क्वार्टरनी वाले कार्बन भी आई होगी, ये 6 नंबर वाले, ये कार्बोनाइल वाले कार्बन, वो भी यहाँ पे ये छठे नंबर में ब्रॉडबैंड में सारे आ रहे हैं। तो इसका बड़ा इस इन इन 45 90 का भी बड़ी हेल्पफुल होता है कि हमारे लिए ये डिसाइड करना कि कौन से सिग्नल CH2 के हैं, कौन से CH3 के हैं, CH के हैं। तो हमारे लिए कंपाउंड को एनालाइज करना, उसका स्ट्रक्चर वगैरह का आइडिया लेना, ये स्पेक्ट्रा को सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक हो गई। अच्छा, अब ये इसने एक एग्जांपल दी है, प्रोटॉन एनएमआर जैसे आपने सॉल्व किया वैसे ये होना है, बस फर्क थोड़ा सा ये है कि प्रोटॉन एनएमआर में पहले नंबर पे हम देखते थे मुख्तलिफ प्रोटॉन कितनी मुख्तलिफ एनवायरमेंट वाले प्रोटॉन देख लेते, उससे हमें आइडिया हो जाता था कि पीक्स आनी कितनी है। C13 में भी ऐसे ही मुख्तलिफ एनवायरमेंट की कार्बन देख लेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कार्बन के सिग्नल्स आने कितने। एक बात होगी। अच्छा, दूसरी बात है, हम फिर ये देखते हैं कि प्रोटॉन एनएमआर में ये देखते थे कि उनके सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट किस टाइप के सिग्नल आने, फिर हम स्पेक्ट्रा से देख के आइडिया ले लेते थे। अब यहाँ C13 में हमारे पास सारे ही सिंगल पीक्स हैं, तो वो शेप ऑफ द पीक हमें कोई हेल्प नहीं करेगी कि किस कार्बन की कौन सी है। ठीक हो गया। फिर अच्छा, उसके बाद अगर वो प्रोटॉन एनएमआर में भी हमारे ऐसे ही करते थे कि अगर सिग्नल वो ट्रिपलेट हो या डबलेट वो भी मैच हो जाए, तो फिर हम केमिकल एनवायरनमेंट को देख लेते थे, उससे हम आइडिया ले लेते थे कि कौन सा प्रोटॉन डाउन फील्ड है, कौन सा अप फील्ड है। तो यहाँ पे हमें उसी का ही अंदाजा लेना पड़ेगा डाउन फील्ड और अप फील्ड के हवाले से, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कार्बन कहाँ है। ठीक है। अब जैसे ये बी, ये 3 मिसाल तो बी एक ही कैटेगरी के हैं, 9, और इसमें तीन प्रोटॉन होने की वजह से इसकी पी की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, हम पीछे थ्योरी में भी डिस्कस कर आए हुए हैं कि C13 चूंकि परसेंटेज में बहुत कम होता है ना,
C12 ज्यादा परसेंटेज में, और C13 जो NMR एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, वो परसेंटेज में बहुत कम होता है। तो इस वजह से इसकी जो पीक्स है ना, वो इतने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के साथ को रिलेट नहीं की जाती। उसकी वजह है कि बाज दफा होता है कि ये तीनों ही C13 की हैं, तो फिर तो वो तीनों का रिस्पॉन्स और सिग्नल की पीक बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर तीनों ना हुई, दो हुई, तीनों में से दो हुई या एक हुई, तो फिर वो सिग्नल की जो आपकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए C13 में हम इतना ज्यादा फोकस इंटीग्रेशन वैल्यू पे और उसके जो पीक्स की साइज है उसके ऊपर नहीं दे रहे होते। ठीक हो गई। तो ये तीन है जी आपके जो बी कैटेगरी में। उसके बाद सी जो क्वार्टरनरी है, फिर CH2 है, और फिर CH3। अच्छा, हमने अभी बात पीछे की थी कि CH3 वाले जो हैं वो सबसे अफील्ड आती हैं। ठीक है, तो दो, एक ये CH3 और ये तीन ये CH3 है। इन दो, इसमें और इसमें से आप कंपेयर करें तो ये जो एक वाला CH3 है वो पहले है, और वो जो CH3 है, तीन CH3 जो आगे एक ही कार्बन से अटैच है, वो जरा डाउन फील्ड मौजूद है। ठीक हो गई, वो बी कैटेगरी होगी। अच्छा, फिर जो क्वार्टरनरी कार्बन आपका सी वाला वो आता है, और फिर जो CH2 है, डी कैटेगरी, डी डी जो अल्फाबेट से उसको शो किया हुआ, उसके बाद वो सबसे डाउन फील्ड में वो आ रहा होता है। तो ये रेंज में अपनी जो उसकी रेंज बनती है वो 0 से लेके हमने 30-40 की बताई थी, जो उसके अंदर ही ये सारे मौजूद है, मिथाइल भी, मिथाइलिन भी, और क्वार्टरनरी कार्बन भी। लेकिन ये जो स्लाइड सा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एनवायरनमेंट की वजह से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं जुड़ा हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर भी अब इस ऐसे समझे ना कि जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़ी हुई हैं। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, और हाइड्रोजन अगर जुड़ी हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अच्छा, अब हाइड्रोजन को हटा के, 2.1 को हटा के मैंने 2.5 को अटैच कर दिया है, तो आप तो कहेंगे ना कि सर पहले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, आप थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी निस्बत से आपने अटैच किया, जिसकी वजह से उसे वो थोड़ा डाउन फील्ड ले जाएगा। इस क्वार्टरनी कार्बन से तीन जो जुड़े पड़े हैं तो उसे वो डाउन फील्ड ले गए हैं। ठीक हो, क्वार्टरली इस सी वाले कार्बन को, बात ओके होगी। अच्छा, इसी तरह जो CH3, अब इसमें तो सिर्फ एक कार्बन है ना, बाकी तीन तो हाइड्रोजन ही है, ये सबसे अफील्ड है। ये वाले जो है CH3 है, उनमें भी एक कार्बन है, बाकी तीन हाइड्रोजन है, तो वो भी अफील्ड होने बाकियों की निस्बत से, CH2 की निस्बत से या सी की निस्बत से वो अफील्ड ही है। ठीक हो गया। लेकिन इस CH3 की निस्बत से ये जरा डाउन फील्ड, जो ये तीन मिथाइल हैं, वो एक अकेला जो CH3 है उसकी निस्बत से ये क्या है, जरा डाउन फील्ड आते हैं। यानी वो कार्बन की अटैचमेंट्स की वजह से ना, कि इसके साथ एक कार्बन अटैच है, अब इधर भी कार्बन, उसके साथ भी कार्बन, फिर वहां भी कार्बन। ठीक हो गया। तो है तो एक CH3 के साथ एक ही कार्बन है, लेकिन वो ये भी है, ये भी, तीनों ने रिस्पॉन्स इकट्ठा देना होता है। इस वजह से वो तीनों का वो कार्बन का इफेक्ट भी शामिल हो के वो उसे डाउन फील्ड ले जाता है इस एक CH3 की निस्बत से। ठीक हो गया। अच्छा, अब सी और डी में कंपैरिजन करें तो सी वाला जो है वो जरा फील्ड है, इंटेंसिटी भी आपको बता रही, क्वार्टरनी के सिग्नल बहुत कम होते हैं, वीक होते हैं। और जो डी है, CH2 मिथाइलिन है, वो उसकी निस्बत से थोड़ा डाउन फील्ड है। ठीक हो गया। तो अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि सर वो जो CH3 के ग्रुप अटैच है इस कार्बन के ऊपर, चारों तरफ से उसे घेरा हुआ है, तो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड जब आएगी तो उसके रास्ते में वो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग वाला इफेक्ट भी रख रहे होंगे। वैसे भी आपको पता है CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो इस सारी वजूहत की वजह से जो आपके क्वार्टरनी कार्बन है वो थोड़ी अप फील्ड हो गई, और जो CH2 है वो थोड़ी डाउन फील्ड चला गया। ओके हो गई। अच्छा, अब दूसरे को देखें, ये वाला स्पेक्ट्रा आपके पास है साइक्लोहेक्सानोल वाला। इसमें थोड़ा एक अलग केस और डिस्कस हुआ होगा। वो क्या है कि OH है, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के साथ वाली कार्बन सबसे डाउन फील्ड होगी, तो वो ये सबसे डाउन फील्ड डी कैटेगरी आ गई।
ठीक हो गया। अच्छा ये डाउन है तो ऑक्सीजन का इफेक्ट इनके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ होगा, डायरेक्ट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो आप कहेंगे सर डी के बाद बारी इसी की आनी चाहिए, तो सी भी आ गया। ठीक हो गया। अच्छा सी के बाद बारी फिर बी की आनी चाहिए थी, फिर ए की आनी चाहिए थी, ऐसे था, लेकिन यहाँ रिवर्स हो गया। सी के बाद बारी जो आपका सात वाला था वो ए बन गया, यानी वो अपफील्ड चला गया, और जो उससे अगला था वो बी बन गया, वो पहले आ गया, यानी ये डाउन फील्ड, ये अप फील्ड। अब इसे भी अप फील्ड होना चाहिए था, लेकिन ये डाउन है, सॉरी ये डाउन वन, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन इस डी को तो डाउन फील्ड ले गया ना, वो क्यों हो गया। अच्छा अब इसको वो डाउन फील्ड कर गया, तो ये अगर डाउन फील्ड है तो इसको फिर इसके इफेक्ट की वजह से डाउन ही होना चाहिए था, लेकिन ये डाउन है सी वाला, तो ए उसके साथ वाले अप फील्ड है, उससे अगले फिर डाउन फील्ड है। ये ऐसे समझे एक वेव सी चल रही है ना, ये डाउन फील्ड, ये अप फील्ड, ये डाउन फील्ड, एक पैटर्न के साथ ना। अब आपको स्पेक्ट्रा भी ऐसे ही नजर आ रहा है। डी वाला तो सबसे डाउन होना ही है ऑक्सीजन की वजह से, सी वाले पे भी ऑक्सीजन के इफेक्ट की वजह से वो डाउन फील्ड है। अच्छा सी डाउन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ने खींची तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने कम कर दी, कम करने की वजह से ये वाला डाउन फील्ड चला गया। अच्छा ये कम है तो इसकी निस्बत से तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा ही होनी है ना, लेकिन इस खिंचाव की वजह से इधर उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खिंचाव तो रहेगा, इस वजह से यहाँ पे वो है कम, लेकिन इसकी निस्बत से थोड़ी वो ज्यादा ही है। तो डी की निस्बत से सी थोड़ा ज्यादा, इसलिए वो फील्ड है, लेकिन इसके फैक्टर असर को वो फील कर रहा है ऑक्सीजन के, इस वजह से वो है कम, बाकी अगलों की निस्बत से उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए वो डाउन फील्ड आया। ठीक हो गया। अच्छा ये तो कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी निस्बत से आप कहेंगे सर ज्यादा होगी। अच्छा यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है तो उससे आगे जो है वो कम होगी। जैसे हम चार्जेस देते हैं ना, देख पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो साथ पार्शियल पॉजिटिव उसके साथ पार्शियल नेगेटिव उसके साथ पार्शियल पॉजिटिव, एक प्लस माइनस का ट्रेंड चल रहा होता है ना, तो उस पैटर्न के ऊपर ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये डाउन फील्ड हो गया, ये सी वाला, उसके अगला अप फील्ड, उससे अगला फिर डाउन फील्ड चल रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सिग्नल आ रहे हैं। इसमें भी यही है, ये दोनों तो है ही बिल्कुल एक जैसे, सी सी दोनों कार्बन डाउन फील्ड, ये दोनों उसकी निस्बत साथ अटैच होने की वजह से डाउन फील्ड है, और ए वाली जो है वो अप फील्ड होंगी। ये सिंपल है। अच्छा इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही कैटेगरी आपकी बन रही है तकरीबन, कि कार्बोनाइल की वजह से ये कार्बन तो डाउन गई, डी वाली ना, तो सी वाली भी डाउन हुई, सी डाउन है। उसके साथ फिर आपकी जो कैटेगरी है बी वाली, ये भी डाउन फील्ड है, और ए जो है वो अप फील्ड है। अब जरा इधर और इधर देखें, इसको और उसको, इसमें क्या था, ये डाउन सी डाउन था, इसमें भी ये सी वाला डाउन है, डी के बाद सी डाउन फील्ड है, यहाँ भी वो डी डाउन सी डाउन फील्ड है, यहाँ तक सेम है। अच्छा सी के बाद जो अगली कार्बन है उसे होनी चाहिए था अप फील्ड, जो हमने ट्रेंड अभी बोला कि अप फील्ड है और उससे आगे डाउन फील्ड है, तो जैसे ये अप फील्ड और डाउन फील्ड का पैटर्न हमने देखा। ठीक है, अगर नॉर्मल यही ट्रेंड चल रहा है। तो जब हम इधर आए कार्बोनल के पास, तो उधर ये ऐसा नहीं, ये वाला बिहेवियर शो नहीं हो रहा, बल्कि सी डाउन था तो बी डाउन है, और फिर ए जो है वो अप हो जाता है। इसका मतलब ये कि इसका इफेक्ट ऐसा, डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच हो तो वो ज्यादा ये चार्ज सेपरेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से डाउन अप डाउन वाला निज़ाम ज्यादा फॉलो किया जा रहा होता है। और जो ऑक्सीजन यहाँ भी अटैच है कार्बोनल का के थ्रू, ऑक्सीजन ना कार्बन के साथ अटैच है कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू। अच्छा इसका इफेक्ट कुछ इस बदल गया उसकी निस्बत से, ये सिंगल बॉन्डेड के साथ, ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड sp2 है, sp2 है कार्बन जो है, उसका इफेक्ट भी इनके ऊपर और होगा, ज्यादा शो होगा। जैसे देखे ना, ये डी डाउन था तो साथ वाली सी भी डाउन थी, कुछ ऐसे यहाँ हुआ, डी तो सी डाउन तो हो गया ना, लेकिन इसके sp2 हाइब्रिडेशन का इफेक्ट भी ऐड हो गया, ऑक्सीजन भी ऐड होगी, तो सी डाउन है तो साथ बी भी डाउन ही, और ए फिर अप आ जाता है। ठीक हो, तो इस तरह का, यानी ये फंक्शनल ग्रुप्स के अटैचमेंट की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है इसमें पैटर्न्स के अंदर ना। अच्छा अब ये नाम दिए हुए हैं और उनके आगे फिर स्पेक्ट्रा उसने शो किए हुए हैं, ये C13 का स्पेक्ट्रा है, ये उसके प्रोटॉन का स्पेक्ट्रा है, तो आप देखेंगे इसमें तो आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल,
प्रोपेन का ना, तो इसमें 3 मिथाइल जो वो बिल्कुल एक जैसे ही है, तो एक ही C13 में इसकी सिग्नल जो आएंगे वो आपके पास उन तीनों मिथाइल का एक ही आएगा, और प्रोटॉन NMR में भी वो तीनों मिथाइल एक ही जगह पे आएंगे। ठीक हो गया। हाँ, इसमें दो होने चाहिए क्योंकि एक कार्बन के साथ आपका ब्रोमो भी जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें कार्बन दो कैटेगरी की, एक ये बड़ा सिग्नल तो उसकी वजह से, ठीक है, और एक ये छोटा सा सिग्नल कह रहे हैं जो ब्रोमीन के करीब होने की वजह से ये 60 के राउंड अबाउट आ रहा है। वो कार्बन भी कॉटनी हो रही है ना, कॉटनी की वजह से उसका सिग्नल भी शॉर्ट बहुत इंटेंसिटी में छोटा हो। इसी तरह ये मुख्तलिफ कंपाउंड दिए, सिंपल स्ट्रक्चर दिए हैं, उनके C13 भी दिए हैं, उनके प्रोटॉन भी दिए हैं, ताकि आप इजली उसको समझ सकें और सॉल्व कर सकें। ठीक हो गई। इसी तरह ये 35 वाला, इस पे दोनों है 6, ये भी इनके सारों के दो दो, C13 भी दिया है, प्रोटॉन भी दिया है, ताकि आपके लिए हेल्प हो सके। अच्छा, और ये डेप्थ 135, डेप्थ डेप्थ और भी ब्रॉड बैंड उनकी शक्ल में भी ये स्पेक्ट्रा दिए हैं, उससे भी आपको आइडिया हो सकता है ना। ये देखें ना, 15 वगैरह ऐसा कंपाउंड है जिसमें 15 ppm पे डेप्थ 90 में कोई पीक नहीं, इसका मतलब इस कंपाउंड में CH कोई नहीं है, क्योंकि 90 में तो CH ही आते हैं। और 135 पे उसने कहा जी कि एक पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है, इसका मतलब एक CH3 है, पॉजिटिव का मतलब जो ऊपर की तरफ, और नेगेटिव का मतलब जो डाउनवर्ड इन्वर्टेड है होता है, तो इसमें दो CH2 है जो उल्ट गए हैं, और CH3 इसमें एक ही है जो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे, डाइथॉक्सी मीथेन, डाइथॉक्सी है ना, तो इथाइल ग्रुप में दो CH2 आ जाएंगे उसके, जो डाउन उस CH2 इथॉक्स, अच्छा वो चूंकि जुड़े एक ही कार्बन में, इसको मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रा करूं, डाइथॉक्सी मीथेन, ये मीथेन है, उसके अंदर डाइथॉक्सी, ऑक्सीजन, CH2 CH3, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी CH2 CH3, तो ये डाई इथॉक्सी, सॉरी डाई इथॉक्सी मीथेन, ये थोड़ी गड़बड़ होगी, ऑक्सीजन के साथ है और इसमें भी ऑक्सीजन, ये एक इथॉक्सी हो गया ऐसे, ठीक है, इस मीथेन के साथ। अब इसी तरह इसी के एक और ऑक्सीजन CH2 CH3, तो ये डाई इथॉक्सी हो गया और मीथेन हो गया, यही थे, डाई इथॉक्सी मीथेन, दो इथॉक्सी एक कार्बन के ऊपर जुड़ा। अब लेकिन इसमें ये जो दो हैं, ये जो दो CH2 है, ये तो एनवायरनमेंट के हिसाब से एक ही जगह आएंगे ना, और एक CH2 ये है, तो दो तरह के CH2 है, तो दो उसमें नेगेटिव आ रहे थे, और ये CH3 एक ही जगह आएगा तो वो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव आ रहे। ठीक हो गया। फिर ये उसका उसने, ये उसने C13 का डाटा दिया, ये उसने प्रोटॉन दे दिया, देख के यानी इसका आप स्ट्रक्चर ड्रा करें या उसके कंपाउंड का आइडिया ले लें। ठीक हो गया। इसी तरह ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, C13 का डाटा और नीचे प्रोटॉन है, तो इसकी आप हेल्प लेके कंपाउंड्स को सॉल्व करें, इससे आपको C13 का भी वैल्यूज काफ़ी हद तक याद हो जाएंगी, और प्रोटॉन NMR वाली वैल्यूज भी काफ़ी हद तक याद तैयार हो जाएंगी, तो पेपर में हेल्पफुल हो जाएगा ये। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी, आप स्पेक्ट्रा सॉल्व करें उसके साथ ना एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि पेपर में ना, चूंकि स्पेक्ट्रा ऐड किए जाए तो पेपर, क्वेश्चन पेपर ही बहुत लेंथी हो जाता है, तो उसमें बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि आपको वो सिर्फ कंपाउंड दे दें और कहें कि इसका IR भी हमारा, उसमें भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आपको कहे कि इसका IR में कहाँ कहाँ कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं और IR में कहाँ कहाँ पीक्स आएंगी, तो आप पहले फंक्शनल ग्रुप से निकाल के फिर उनकी रेंजेस बता देंगे कि इस रेंज में ये आएगी।
इसी तरह वो प्रोटॉन एनएमआर के वाले से कह सकता है कि ये कंपाउंड है, इसका प्रोटॉन एनएमआर में स्पेक्ट्रा में कितनी पीक्स होंगी, किस टाइप्स की होंगी, सिंगल डबल ट्रिपलेट क्या होंगी, और कहाँ कहाँ होंगी, किस किस रेंज में आएंगी। तो इस तरह की क्वेश्चन ये स्पेक्ट्रा आपकी काफी हेल्प करेंगे इनको करने में।